तो एक डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको अंदाज आ जाएगा कि भाई क्या है, और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक डेफिनेशन लिख देता हूं आपको कि क्या है सेट्स की। तो ये है आपका अ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब चीजें डिफाइंड होनी चाहिए और वेल डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि भाई आप क्लास 10th में थे अभी, है ना, तो आपका लेट्स से सेक्शन ए है। तो अगर मैं ये बात करूं कि स्टूडेंट्स ऑफ 10th ए, तो क्या होगा, वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। भाई आपको पता है उसके अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम क्या है, उनके बारे में यू ऑल नो द डिटेल्स, राइट। तो क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड एंड इट्स अ कलेक्शन, क्योंकि दोज इन सेक्शन ए आर स्टडीइंग इन सेक्शन ए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। हम बात करें जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई द टीम्स इन आईपीएल, अगर मैं ये पूछूं, तो क्या होगा, आपको पता है कि वो टीम्स फिक्स्ड हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि सडनली कोई और टीम आ गई बीच में से, है ना। तो वो वेल डिफाइंड है, यही टीम्स हैं, यही खेलेंगी। तो ये आपका एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। या आप ऐसे सोच सकते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा होता है कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है, सेट ऑफ होल नंबर्स आपको पता है, दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेट ऑफ योर या कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर या फेवरेट एक्टर या फेवरेट क्रिकेटर, तो उसको बताएं, क्या विल इट बी सेट। तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं इस चीज के बारे में। आई एम वेट फॉर योर आंसर। जिसने सही कहा कि हाँ, आपके फेवरेट टीचर, आपका फेवरेट क्रिकेटर वो सही है, वो सेट है, तो वो सब लोग गलत हैं। तो ओनली वन पर्सन हैज गिवन द राइट आंसर। एक्चुअली क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। रीजन, जो मेरा फेवरेट है वो जरूरी नहीं कि आपका भी फेवरेट हो। आप जितने लोग बैठे हुए हैं उनके सबके फेवरेट अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस डज नॉट फॉल इनटू अ वेल डिफाइंड। तो इसीलिए ये दिस इज नॉट अ सेट। हो गई क्लियर बात समझ में? आ गई तो फटाफट वाई टाइप कर दो मेरे को। अब क्या होता है, जब आप सेट को लिखते हैं तो आप कैसे डिनोट करेंगे, तो आप उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आपने देखा होगा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। और देखें और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि वी रिप्रेजेंट सेट्स विद कैपिटल लेटर्स और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विल बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स आपको पता ही है, तो वो उस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम एन, कैपिटल एन, राइट, ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड डॉट डॉट। तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होते हैं ना। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स। आर, इसको बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स।
ये कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। W, सेट ऑफ होल नंबर्स। बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे, R प्लस हम कैसे डिनोट करते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। अच्छा, एक बहुत सिंबल यूज होता है काफी बार, वो क्या होता है? एक सिंबल होता है ये, दिस मीन्स बिलोंग्स टू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं तो 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो मैंने आपको 10th से ही बोलता रहा था ना, मैथमेटिशियन जो ना आलसी लोग होते हैं, वो कम से कम काम करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शॉर्टकट ढूंढो यार, कि मतलब इतना नहीं लिखना पड़े। अब मेरे को, अगर आप सोचो मेरे को ये लिखना पड़े 3 बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये तो बड़ा मेहनत का काम है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने कहा भाई ऐसा लिख दो, ये लिख दिया मैंने, 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू वर्क लेस एंड लेस, राइट। तो अब यहाँ पे नंबर यूज कर लिया, कहीं पे हम ABC भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे हम XYZ भी यूज कर सकते हैं, X बिलोंग्स टू समथिंग, Y बिलोंग्स टू समथिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा क्या सर्कमस्टांसेस हैं, हम कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग दैट, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको देखते हैं अब जरा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो कि रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट। अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना हो कि रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसमें लिख दूं 1। देखो मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया भाई, सीधा सीधा कि भाई ये 5 लिख दिए उठा के उसके अंदर। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, मतलब आपने लिख डाला सब कुछ, है ना। और मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि भाई अब इस चीज को मुझे डिफरेंट वे में लिखना है, भाई 5 है तो मैं लिख पाया, ठीक है। मैं आपसे कहता कि भाई रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स 1 to 50, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना भाई। अब आप 50 तक को लिखने का काम हम नहीं करेंगे ना, हम तो बदमाश लोग हैं, हम तो बिल्कुल आलसी लोग हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई ना 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 इतना 50 तो कभी नहीं लिखेंगे हम। तो हमने उसका भी एक मेथड डिजाइन कर लिया, तो नहीं ये रोस्टर फॉर्म थोड़ी सी भारी पड़ने वाली है भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, आप सेट बिल्डर का मतलब है कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि सबको समझ में आ जाए, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि भाई सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे आप, एक तो हम ले लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी के, अच्छा चलो इसको भी थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, हम कुछ और दूसरा लेके चले। हम ये कहते हैं कि भाई सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा काम है, रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं, है ना, चलो मैं लिख देता हूं, ऐसे करता हूं, सेट ऑफ, तो आपको अंदाज आएगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी लिखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा नहीं है ना। सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ
नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अब देखो, अगर मैं इसको वैसे लिखने लगूं तो क्या होगा? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/500, 1/5001, ऐसे करके तो इतना तो नहीं लिखूंगा मैं, है ना? तो फिर हम उसको क्या करेंगे? उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? करली ब्रैकेट तो लिखना ही लिखना है, तो ये तो रहा हमारा करली ब्रैकेट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एक्स, और एक ये दो लगाया, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट। ठीक है, कॉलन लगा दिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये लिखा और ये बंद हो गया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया हमारा। रोस्टर फॉर्म में तो हमें सब कुछ लिखना पड़ता। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता तो इसको कैसे लिखता? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। या एक और तरीके से हम इसको इसी चीज को लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, वेयर, अब कॉमा लगाया तो इसका मतलब वेयर दिस n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी के नेचुरल नंबर्स। ये तरीका हो गया हमारा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल, मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसको थोड़ा सा लिखें, नोट कर लें, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, मान लीजिए मुझे इसी को लिखना था। ठीक है, मैंने जानबूझ के उस वक्त नहीं लिखा। मान लीजिए मुझे इसी को लिखना था, तो मैं कैसे लिखता? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको इस बार पहले लिख दिया, where x is less than equal to 5। ठीक, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यही चीज को हमने इस वे में लिख दिया। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मान लीजिए मैं अब आपसे कहता हूं कि भाई ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है जी, इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई राइट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, राइट? दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। तो इसको मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको राइट इट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा सोचो कैसे बनेगा। ऑफ कोर्स आई एम देयर टू टेल यू। पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज है क्या, है ना? जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या, तब तक हम कर नहीं पाएंगे, है ना? तो ये हो क्या रहा है, पहले तो ये सोचो। 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है? ये 2 की पावर्स है ना? तो अब चलो मैं ये बताता हूं आपको। तो ऐसे इसको कैसे लिखोगे? अगेन करली ब्रैकेट्स, ये आपको लगाया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 to the power n। अब n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक बात। और फिर अभी n को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 32 पे एंड हो गया हमारा। तो n इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात क्लियर हो गई? तो बताएं। इसमें खास बात क्या है कि आप जो भी लिख रहे हो हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए ना, वेल डिफाइंड, तभी तो बोला वेल डिफाइंड। मान लीजिए मैंने n लिखा, ठीक है, अब मैंने ये n लिखा और मैं ये चीज नहीं लिखता हूं। मान लीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने नहीं लिखा,
तो मान लीजिए मैंने अगर n, अब मैंने नहीं लिखा तो मैं तो n कुछ भी ले सकता हूं। तो अगर मान लो मैं n को -1 ले लू, -2 ले लू, तो अगर मैंने n इज इक्वल टू -1 ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 टू द पावर -1, जो कि 1/2। पर ये तो यहां है ही नहीं, तो इसीलिए हमें n को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ेगी। क्यों? अगर मैंने ये नहीं लगाया, मान लीजिए n बस मैं यहीं पे छोड़ देता, ये चीज नहीं लिखता, ये अगर मैं नहीं लिखता तो मैंने n इज इक्वल टू 7 ले लेना था। तो अब मैं जैसे ही 7 लूंगा तो जो 2 टू द पावर 7 जो है वो इसके अंदर है नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो हम जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, उसको हमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपको जब भी हो उसके अंदर जो भी लिखा है आप खुद ही उसमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो कि भाई मैं इसमें अगर ये डाल दूं तो फिर क्या मेरा सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं कुछ और चीज रख दूं तो मेरा सेट बन रहा है। मतलब आपको खुद को ही अपने जो डाउट होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए ना कि भाई हाँ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस वे में हमें लिखना है। मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, नाउ आई हैव गिवन यू सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ये सेट ए है, देखो मैंने आपको बताया था कि सेट ए, हमने सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो कैपिटल ए लिखा हुआ है। अब सेट को डिफाइन कैसे किया हुआ है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर्स, राइट। मैंने बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और साथ में क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 20। तो अब इसको आपने मुझे ये बताना है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि एक्चुअल में इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो करिए जरा, बताइए मुझे। सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर जो है 20 से लेस या इक्वल है, इंटीजर्स, राइट। तो अब आपको सोचने में हेल्प मिल जाएगी, करिए अब जरा। तो अब देखिए, हमें ये कहा गया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर कैसा, अगर उसका स्क्वायर करूं तो वो 20 या 20 से लेस है। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिसका स्क्वायर जो है 20 या 20 से लेस है। तो वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं भाई, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4। अभी जिसने ये आंसर दिया था, डोंट जंप टू कंक्लूजन, राइट, दिस इज नॉट एंडेड। अब अगर ये तो 4 इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1, राइट, और -2। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो मुझे उधर को जाना चाहिए था पर यहीं लिख रहा हूं, -2, -3, -4 और एक 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसको आप किसी भी वे में लिख सकते हैं। मतलब -1 आप उधर भी लिख दो इधर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपको एक चीज और याद हो जानी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब मैं इसको 4 को, इनको किसी और ऑर्डर में भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। अब मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, ठीक है, विच इज हमारा सेट कैसा है, सेट ए इज ए एन, भाई एक्स वाई जेड की जगह अब हमने ए एन लिख दिया। एन जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि A1 A2 A3 ये चलेगा आपका। और एक और कंडीशन दी गई है, AN+1 इज इक्वल टू 3AN। ठीक है, हर अगला नंबर, हर अगला एलिमेंट जो है पिछले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है, और वेयर A1 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू राइट, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ यू हैव टू राइट इट
इन अ रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपको इसके एलिमेंट्स बताने हैं कुछ। ऑफ कोर्स सारा तो ये अनलिमिटेड है ना, इनफिनाइट सेट है, तो लेकिन आप जो है इसके जो है एलिमेंट्स आपको मुझे बताने हैं। करिए जरा। तो अब देखिए आराम से शुरू करेंगे। देख सबसे पहला पहला एलिमेंट तो दे ही रखा है उसने, A1 इज इक्वल टू 1, राइट? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू, 1 से शुरू होने तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे हम। तो अब मुझे क्या लिखना होगा, A2, राइट? A2। अब A2 का मतलब क्या होगा, थ्राइस ऑफ A1। यही हुआ, बोलो ये बात समझ में आई? ये n+1 है ना, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक? तो ये A1 और A1 कितना है, 1 है, तो यानी कि 3 इंटू 1, यानी कि A2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं A3 पर। तो A3 क्या होगा, A3 होगा थ्राइस ऑफ इससे पहले वाला एलिमेंट, यानी कि थ्राइस ऑफ A2। नाउ व्हाट इज A2? तो थ्राइस ऑफ A2 इज 3, यानी कि ये बना 3 स्क्वायर। नेक्स्ट लिखें A4। तो A4 क्या होगा, थ्राइस ऑफ A3। तो थ्राइस ऑफ A3, A3 इज 3 स्क्वायर्ड, यानी कि ये बना 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब आप लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें। देखो जब हम A2 लिख रहे हैं तो एक्चुअली में A2 का मतलब क्या है, A1+1, ठीक है? और A1 प्लस n की जगह 1 रखा है, तो यहां पे क्या हो जाए 3A1, जो भी n रखा। तो अब मैं अगर ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, ऐसे और लिख लेते हैं, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 1 रखा तो A1 इज इक्वल टू 1 मिल गया आपको, वो गिवन है। अब n इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या होगा, यहां पे an+1 में n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, A3, राइट? तो A3 के साथ क्या मिलेगा, 3A2। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, A2 क्या हमारा आया, 3, तो 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। अब n इज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे यहां पे n इज इक्वल टू 1 शुरू करना चाहिए था, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1 2 और ये 3, तो n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो मुझे अगले वाला मिल रहा है, A4 मिल रहा है, ठीक है ना? तो यहां से मिला A4, तो 3 इंटू A3, तो A3 मुझे 3 स्क्वायर मिल गया, तो ये इंटू मल्टीप्लाई हो गए 3 होगा, तो 3 क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अच्छा एक काम करो ना, सब लोग एक और लिख के देखो। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए लिख देते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 क्या होगा, अब an+1 में n की जगह 4 रखेंगे तो A5 मिलेगा, ठीक है? फिर इज इक्वल टू 3 इंटू A4। अब A4 क्या आ चुका है मेरा, ये रहा 3 इंटू 3 to the power 3, यानी कि 3 to the power 4। ऐसे एक एक और लिख के देखो आप लोग, तो और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। अच्छा अब जरा एक चीज और समझें। मान लीजिए मैंने आपके पास 2 सेट लिखे हुए हैं, है ना? ये तो आप देख सकते हैं, कैटरैक्ट लिखा हुआ है और ये ट्रैक लिखा हुआ है, यानी कि इनके लेटर्स लिखे हुए हैं ये बस, ठीक? अब एक्चुअली में ये दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, आप रिपीटिशन अगर मैं हटा दूं तो हमें देखो क्या दिखेगा, ACRT, ठीक है? और यहां पे भी ये लिखा हुआ है ACRT। तो मान लीजिए मैं अगर कोई सेट ऐसे लिख रहा हूं, मान लीजिए ये 2 3 लिखा मैंने, ठीक है? तो अब मैं इसको 2 को 10 बार लिख दूं, 3 बार लिख दूं, 2 2 2 या 3 3 3 3, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये एक ही बात, क्योंकि यूनिकली डिफाइन तो कर रहा है ना वो, भाई उसके अंदर एलिमेंट कौन से, 2 है और 3 है। अब उसको 10 बार लिख लो कि 20 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ऐसी चीज कभी आपको दिखे तो आपको ये देखना है कि भाई एक्चुअली कौन से वेल डिफाइंड है। 4 बार रिपीटिशन से कुछ लेना देना नहीं है आपको।
ठीक है, ये याद रहेगी बात। फिर से याद दिला रहा हूं कि भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी लिख भी दिया था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लीजिए TCAR, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेट एलिमेंट जो है सेट के अंदर, तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको नोट भी करा दिया था एक बार और फिर से समझा भी दिया। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो साथ में, रिपीटिशन डज नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड रिपीटिशन डज नॉट मैटर। ये देखो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बेसिक क्लैरिटी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको कोई ऐसी चीज पूछेगा, पर एट द सेम टाइम यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ दिस सेट्स। अब मैंने आपके सामने एक सेट लिखा है वन, उसके एलिमेंट्स कौन से, 1 4 9 25 है ना, अप टू 100। तो अब आपको बताना है इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म लिख दी मैंने इसकी है ना, तो अब आपको मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है। सोचिए अभी कैसे लिखेंगे आप, अब आई एम श्योर लिख पाएंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात हो गई। अब क्या हो क्या रहा है, स्क्वायर हो रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 10 का स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, x such that x square where x belongs to natural numbers and x is less than equal to 10। अब देखो ये पूरा डिफाइन हो गया। क्या है, कोई एलिमेंट है x, वो कैसे है, x स्क्वायर है, और वेयर x इज सम नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर जो कि 10 से लेस देन इक्वल टू है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आंसर। या अगर आपको लेस देन इक्वल टू नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज लेस देन 11, ये भी चलेगा। क्योंकि तब 10 लेस देन 11 का मतलब 10 ही आ जाएगा आपके पास। तो ये दोनों ही ठीक है, अगर कोई ये लिख रहा है या ये लिख रहा है, बट इट हैज टू बी। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इस चीज को ना डिफाइन करूं, तो ये तो मैं x इज इक्वल टू 20 भी ले सकता हूं, तो वो तो यहाँ है ही नहीं लिखा हुआ, है ना। इसीलिए हर चीज जो है आपने लिखी है वो आपको डिफाइन कर रही है कि अच्छा भाई एलिमेंट क्या है इसका। जल्दी से एक और लिख दो बस। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं आज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम क्या है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इसको और लिख दो फटाफट। बिल्कुल क्लियर है, हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, आप ये भी लिख सकते हैं 1/n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब x सच दैट 1/n², बस इतना सा भी लिख के काम चल जाएगा। तो अब देखो करना क्या होता है ना, अब आप अपनी, आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, या अगर आपके पास कोई बुक है, एनसीईआरटी तो आपको डाउनलोड ही कर सकते हैं, बड़े आराम से फ्री मिलती ही है ना, तो आप उसको देख लें वहां से। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप उनको कोशिश करें उनको करने की, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से कुछ और क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो अपनी बुक निकालो और करना शुरू, डाउनलोड कर लो। मुझे पता है अभी नहीं होंगे बुक्स, पता भी नहीं है कि आपको स्कूल में कौन सी लगेगी, क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, पर एम क्या है कि आप लोग उसको डाउनलोड करके शुरू कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप सेट्स होते कितने टाइप के है ना, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी क्या होता है, खाली। नल बहुत ज्यादा यूज होता है ना, नलीफाई कर दिया आपने सोचा होगा ना, ये सुना होगा वर्ड। एम्प्टी सेट और नल सेट, तो क्या होगा, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, लिख लो आप लोग। तो क्या कहते, डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है,
वो आपका नल सेट होगा। अब आपको लग रहा है यार अब ये क्या बात हो गई है, मतलब ऐसा कौन सा सेट हो जाएगा कि जो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो जरा देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि भाई हाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैं आपको एक सेट डिफाइन करूं, x such that x belongs to a natural number and x is between 6 and 7। बताइए क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट हो सकता है? x कह रहा है 6 से ज्यादा है, 7 से कम है, और x नेचुरल नंबर भी है। इज इट पॉसिबल? ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये चीज हो नहीं सकती, इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? अब सेट तो है, लिख तो दिया हमने, तो दिस विल बी अ नल सेट और एम्प्टी सेट। तो ये आपको, अच्छा चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, चलिए एक और देखते हैं। x such that x belongs to r मतलब रियल नंबर्स, and x square is equal to -2। अब ये है, अब आप देखिए x रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं ना, और इंटीजर्स भी उसका पार्ट होते हैं, तो आपको सब मालूम ही है, रियल नंबर्स तो आपने पढ़े हुए हैं ना। तो अब कोई कोई ऐसा रियल नंबर हो सकता है क्या कि जिसका स्क्वायर करूं तो वो नेगेटिव आए? बताइए, कोई आप सोच सकते हो क्या कि जिसका स्क्वायर करूं तो नेगेटिव आ जाए? तो -2, -3, -5 कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आप मुझे बताइए तो क्या होगा? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता जिसका कि स्क्वायर जो है नेगेटिव आ जाए। तो ये सेट भी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अच्छा जी, अब बात आ गई नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। तो भाई सीधी सी बात है, नॉन एम्प्टी सेट, अभी हमने देखा था कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट भी है, मतलब एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो एटलीस्ट एक है, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। ये सिर्फ डेफिनेशंस देखो, लिखने को भी कोई नहीं पूछेगा तुमसे, पर एट द सेम टाइम अगर तुम्हें याद नहीं है या एटलीस्ट समझ नहीं है तो फिर दिक्कत है आपको ना, इसीलिए ये सब चीजें डिस्कस की जाती हैं। अब देखिए जी, अब है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो गया कि अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट में क्या हो गया, वो तो कितने भी हो सकते हैं ना, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10,000 भी हो सकते हैं। सिंगलटन सेट का मतलब क्या हुआ कि अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उस सेट को बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं ये लिख देता हूं, ये अब क्या है, ये एक सेट है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? वो 6। अच्छा, और देख लें, चलो, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 9। बताइए क्या ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज योर सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर सिर्फ एक है, वो है 3, जिसका स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लेकिन -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसीलिए वो डिफाइन किया हुआ है उस वे में। अब बात, एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, किसी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको बोलेंगे उसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द सेट। ठीक है, और इसको जनरली जो डिनोट करते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं नंबर, एन डिनोट्स द नंबर, और ए मतलब सेट ए में अगर ए है तो ए या बी या सी जो भी आप लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सेट ए को डिफाइन करूं ऐसे, ठीक है, ये हो गए आपके, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा भाई? दिख रहे हैं 4 एलिमेंट्स हैं, तो
इसको कैसे डिनोट करें, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4, या इसका कार्डिनल नंबर जो है वो 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये है अब ये सेट है आपके सामने, तो इसमें आप मुझे बताइए कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा या ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होगा। तो देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये कोई रिपीटिशन नहीं है हमको चाहिए। तो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स द नंबर ऑफ, एक्चुअली में यहां पे आप एक चीज और लिख लें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज, ठीक है, DISTINC। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, आई वांटेड यू टू रिमेंबर दिस। तो अब ये मेरी गलती भी आपको याद रहेगी, है ना, तो इसलिए नहीं लिखा था आपको कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज द ऑर्डर और कार्डिनल नंबर। तो यहां पे क्या होगा, 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से 4 है, हमको क्या करना, उसको 10 बार रिपीट कर रखा हो तो ऐसे थोड़ी 10 लिख देंगे। ठीक, ओके। मान लीजिए ये इसमें क्या होगा भाई, है ना, बिल्कुल सही है, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर इज 3। ऑलराइट, तो बिल्कुल सही है ये बात। तो अब आपको ये समझ में आ गया है ना। अब बात आई भाई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब ये क्या चीज हुई भाई, फाइनाइट ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट, और ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अच्छा, कोई एग्जांपल लेते हैं, चलिए। ओके, ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, ये है सेट ऑफ ऑल पर्संस इन इंडिया, टेल मी, इज इट फाइनाइट सेट और इज इट इनफाइनाइट सेट। देखिए जी, सेट ऑफ ऑल पर्संस इन इंडिया विल ऑलवेज बी अ फाइनाइट सेट। पहली बात तो एक किसी फिक्स टाइम पे बात हो रही होती है, डायनामिक नहीं है, ठीक है, और डायनामिक भी हो तो आपको पता होता है ना भाई, जनगणना होती है ना हमारे, सेंसस, वो इसीलिए होती है ना कि आप हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको काउंट कर सकें आप। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, दो इट कैन बी अ वेरी लार्ज नंबर, पर इट इज काउंटेबल, इनफैक्ट उसका डेटा होता है हमारे पास। ठीक है, ओके। सेट ऑफ इवन नंबर्स, क्या बताएंगे, फाइनाइट की इनफाइनाइट। बिल्कुल सही, ये आपका इनफाइनाइट हो गया। क्यों, क्योंकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप जहां पे भी नंबर पे एंड करोगे उसके आगे एक और इवन नंबर मिल जाएगा हमको, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा चलो, एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के देखते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, z नहीं लिखा आपके बार, i लिख दिया है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5। बताइए जी, व्हाट अबाउट दिस, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है, ऑल राइट। और देखें एक और, x belongs to R such that, क्या, चलो सच दैट तो हो ही गया एक बार,
x is between 0 and 1, is it finite or is it infinite? ठीक है, जब रैशनल नंबर लिखते हैं तो रैशनल नंबर को इससे डिनोट करते हैं q से. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q. जब r है तो रियल नंबर्स. इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स. नंबर लाइन पे हर डॉट आपका हो सकता है ना, कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट डॉट्स बना सकते हैं आप. ठीक है, क्लियर है? तो ये इनफाइनाइट होगा. तो चलो आज के लिए इतना ही. आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बहुत स्लो चल रहा हूं अभी शुरुआत में, बाद में भी स्लो ही चलेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे अभी तो. लेकिन आज पहले बार है, चीजें पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हैं आपके लिए, तो इसीलिए खासकर स्लो चल रहे हैं. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू लाइक्ड इट. बाय बाय.